नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम सीटीपी में महत्वपूर्ण डेफिनेशंस परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसका वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक की हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा विकास से है। तो विकास में सबसे पहली परिभाषा स्किनर महोदय की है। स्किनर महोदय ने विकास में क्या कहा है? विकास के लिए बच्चे के विकास के लिए विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। ये स्किनर महोदय की परिभाषा है। क्या है? विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। ये स्किनर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। वुडवर्थ ने विकास पर क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। जी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। हरलॉग ने विकास पर परिभाषा दी है। विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का जन्म होता है। ये तीनों परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो विकास से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं वो हर बार पूछी जाती हैं, जिसमें स्किनर थे, वुडवर्थ हैं और हरलॉग ने विकास पर जो बालक के विकास पर जो परिभाषाएं दी हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुनरो ने क्या कहा विकास पर? मुनरो ने कहा है विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। ये आपको याद रखना। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। ये मुनरो महोदय ने परिभाषा दी है। जीन पियाजे ने क्या कहा? बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जीन पियाजे की। नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? तो जो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय ने कहा, उन्होंने परिभाषा दी बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। ये जीन पियाजे महोदय ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, अधिगम से परिभाषा लिखते हैं। तो अधिगम में वी.एफ. स्किनर ने कहा अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये वी.एफ. स्किनर की परिभाषा अधिगम में। अधिगम में उन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये वी.एफ. स्किनर की परिभाषा है। गिलफोर्ड ने क्या परिभाषा दी अधिगम में? व्यवहार द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो आदतों का ज्ञान अभिवृत्तियों का अध्ययन ही अधिगम कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड की हो गई, क्रो एंड क्रो की, स्किनर की। अधिगम से रिलेटेड परिभाषाएं तीनों ही मनोवैज्ञानिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है और अपने नोट्स में आप लिख लीजिए कि क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी अधिगम के लिए? तो आदतों का ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई परिवर्तन ही अधिगम है। ये गिलफोर्ड ने अधिगम में परिभाषा दी है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, यानी अधिगम कहते हैं। गेट्स एवं अन्य क्या? सीखना, अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेट्स एवं अन्य, ये पेपर में आया था। सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये गेट्स एवं अन्य परिभाषाएं दी हैं। स्पेसन ने क्या कहा है? हम करके सीखते हैं। स्पेसन ने परिभाषा दी है। और अधिगम वक्र से पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्किनर ने परिभाषा दी अधिगम वक्र से। अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन करता है। ये परिभाषा स्किनर महोदय ने अधिगम वक्र पर दी है। गेट्स ने क्या कहा है? अधिगम में होने वाले गति और प्रगति को व्यक्त करता है। ये गेट्स की परिभाषा है। अब देखते हैं पठार से परिभाषा स्किनर की क्या है? पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे किसी प्रकार की प्रकृति का बोध नहीं होता। ये स्किनर महोदय की पठार के लिए परिभाषा दी गई परिभाषा है। रॉस ने क्या कहा है? तो सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है जो उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये रॉस महोदय की परिभाषा है। शिक्षण से देखते हैं, बी.ओ. स्मिथन ने शिक्षण पर क्या परिभाषा दी है? तो शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। रायबर्न ने क्या कहा? शिक्षण के 3 बिंदु शिक्षक, शिक्षार्थी व
पाठ्य पुस्तक, इन तीनों में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण से यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा रैबर्न की ये पूछी जाती है। शिक्षण के 3 बिंदु किसने बताए हैं? तो शिक्षण के 3 बिंदु शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्य पुस्तक, ये रैबर्न ने बताए अपनी परिभाषा में। जो उन्होंने परिभाषा दी, शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्य पुस्तक, इन तीनों में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। ह्यूकम व सिम्पसन ने क्या परिभाषा दी है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह के परिपक्व सदस्य अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन सामंजस्य करना सिखाते हैं, वही शिक्षण कहलाता है। आइए शिक्षण कौशल से देख लेते हैं परिभाषा। एलन गेज की क्या परिभाषा है? वे अनुदेशात्मक क्रियाएं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है, उसको ही शिक्षण कौशल कहते हैं। ये एलन गेज की परिभाषा है, आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने क्या परिभाषा दी है? शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह हथियार है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है व कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाता है। यह परिभाषा डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने दी है। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। D.W. एलन ने क्या दिया है? सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार वाली कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ये D.W. एलन की परिभाषा है शिक्षण के लिए, सूक्ष्म शिक्षण के लिए। मूल्यांकन, आइए मूल्यांकन देखते हैं। NCERT मूल्यांकन में 3 अंग होते हैं, आपको याद रखना कौन कौन से 3 अंग मूल्यांकन में? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम प्रक्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। कोठारी आयोग ने क्या कहा? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षक का अभिन्न अंग है, वह शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति से जुड़ा हुआ। ये कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के लिए परिभाषा दी, जिसमें कहा उन्होंने मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, मूल्यांकन जो है वो चलने वाली एक प्रक्रिया है जो शिक्षक का अभिन्न, जो शिक्षक का एक अभिन्न अंग होता है, वह शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक होता है। स्टेनले ग्रे की परिभाषा देखते हैं। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। स्टेनले ग्रे की परिभाषा। वुडवर्थ महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं को वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, ये वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ की परिभाषा है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकडूगल की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल की परिभाषा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं वैलेंटाइन ने क्या कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये आपको याद नहीं है। विनय के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है, आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है, समय आने पर यह जान पाता है कि कब उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। ये आपको जो डेफिनेशन है विनय की याद रखनी है। स्टर्न के अनुसार क्या है? नई परिस्थितियों में समझने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ये स्टर्न महोदय की परिभाषा है। बुद्धि के लिए बकिंघम ने क्या परिभाषा दी बुद्धि के लिए? बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन बकिंघम का है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। और टर्मैन ने क्या दी? बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह स्टेटमेंट यानी कथन टर्मैन जी का है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन है सिरिल बर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए सिरिल बर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन काल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ रहता है, जो उसकी आयु के अन्य बालक आसानी से कर लेते हैं। ये सिरिल बर्ट ने डेफिनेशन दी है। अब सिरिल बर्ट ने जो बच्चों की आयु निकालने के लिए, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सूत्र दिया, तो उसको देख लेते हैं। तो सिरिल बर्ट ने पिछड़े वालों की बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सूत्र दिया था। सिरिल बर्ट महोदय ने शैक्षिक लब्धि के लिए यह सूत्र दिया था, शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या? फिर से देख लेते हैं। शैक्षिक आयु
बटे वास्तविक आयु। क्या? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु इंटू 100। ये सिरिल बर्ड ने शैक्षिक उपलब्धि निकालने का सूत्र दिया था, जिन्होंने अपने परिभाषा दी थी। कहा था वह बालक जो वर्ष के अंदर अपनी आयु से नीचे कक्षा के लिए अपेक्षित कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसे बालकों को शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहते हैं। ये सिरिल बर्ड की फेमस डेफिनेशन है और ये सूत्र पेपर में आता है, ये आपको याद करना है। अब देखते हैं बुक इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। लैंग्वेज एवं थॉट किसकी पुस्तक है? वाइगोस्की की है। लैंग्वेज एवं थॉट किसकी बुक है? ये वाइगोस्की। कंडीशन ऑफ लर्निंग एम गेने की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड ये जीन पियाजे की बुक है। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये जीन पियाजे की बुक है। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये कोहलबर्ग की पुस्तक है। हेरिडिटी जीनियस ये फ्रांसिस गाल्टन की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल रिफ्लेक्सेस पावलोव की पुस्तक है। नहीं देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशन ए फर्स्ट बुक ये थॉर्नडाइक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशन ए फर्स्ट बुक थॉर्नडाइक महोदय की ये बुक्स हैं। आप देखते हैं स्किनर महोदय कौन कौन सी बुक हैं? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट बिहेवियर एंड कंडीशंस ऑफ रिफोर्समेंट, ये पुस्तकें स्किनर महोदय की हैं। और वुडवर्थ महोदय की इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, ये वुडवर्थ महोदय की बुक है। ये आपको याद रख लेनी है, याद कर लेनी है और अपने नोट में लिख लेना। बंडूरा महोदय की कौन कौन सी बुक है? द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, द स्कूल लर्निंग ऑफ पर्सनैलिटी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये बंडूरा महोदय की इंपॉर्टेंट बुक है। अब कोहलर की बुक्स देख लेते हैं। द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट हो गया एंड द मेंटलिटी ऑफ एप्स, यही पुस्तक किसकी है? कोहलर महोदय की हैं। कुल्ट लेविन की पुस्तक देख लेते हैं। अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल साइंस, ये कुल्ट लेविन की फेमस बुक है। टॉलमैन की बुक देख लेते हैं। बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल मैन कंडिजेटिव मैप्स इन मैप रेट्स, ये टॉलमैन की बुक है। अब कार्ल रोजर्स की बुक देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ लर्न। ब्लूम की देख लेते टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ब्लूम महोदय की बुक है। और उन्हें कौन सी ब्लूम ने दी थी? टेक्सोनॉमी उन्होंने दी थी। ये थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट बुक्स मनोवैज्ञानिकों की, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग अपने नोट्स स्वयं बना लीजिए इससे, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।